नमस्कार साथियों, स्वागत है आपका हमारे यूट्यूब चैनल में। हम देख रहे हैं हिंदी नेट सेट अध्ययन में झूठा सच उपन्यास। इसके पूर्व हमने लगभग इसके 65 भाग देखे हैं और आज अगला भाग देखने जा रहे हैं। जैसे कि यह महाकाव्यात्मक उपन्यास है, बहुत बड़ा उपन्यास है, लगभग यह 700 पेज का है और अब हमारे 570 पेज जारी है। यहाँ से हम आगे पढ़ेंगे। तो ऐसे ही लाइन टू लाइन, पंक्ति दर पंक्ति अध्ययन करने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, लाइक कीजिए और शेयर करना मत भूलिए। तो इसके पिछले भाग में हमने देखा था कि वह कनक जो है वह किस लिए वहाँ दिल्ली आई है, या ऐसी तारा के मन में सवाल है। और वह नरोत्तम से कहती कि तुम यदि उधर कंचन से मिलने जाओगे तो तुम उसे ज़रूर पूछना, और पूछने के बाद मुझे बताना कि वह क्यों आई है। और वहाँ आने के बाद तारा मन ही मन सोच रही है या चिंता कर रही कि जालंधर से दिल्ली कनक क्यों आई है, वह चिंता में डूबी हुई है। यहाँ तक हमने पिछले वीडियो में देखा था और इसके आगे आप देखेंगे। अगले रविवार कनक 8:30 बजे सुबह तारा के यहाँ अकेले ही आई, कंचन और जया को साथ नहीं लाई। यानी अगले रविवार को जब वहाँ सुबह ही 8:30 बजे कनक जो है, कनक तारा की भाभी, वहाँ कनक को मिलने के लिए सुबह 8:30 बजे आ गई है। वहाँ साथ में कंचन को और उसकी बेटी जो जया है उसको नहीं लाई थी। तारा पंखे के नीचे बैठी केस सुखा रही थी, कनक को बहुत उल्लास से आलिंगन में लेकर मिली। यानी सुबह तारा कनक जो है तारा से मिलने 8:30 बजे आ गई और आने के बाद देखा तो तारा जो है पंखे के नीचे, छुट्टी थी रविवार के दिन, तो वहाँ बाल सुखा रही थी। और वहाँ आते ही कनक को देखकर खुश हुई और उसको आलिंगन में लेकर मिली। यानी आलिंगन से एक स्नेह किया। मुन्नी को नहीं लाई, कनक तारा पूछ रही है कनक से, मुन्नी यानी जया को नहीं लाई। लौटते लौटते में धूप हो जाएगी इसलिए नहीं लाई। यानी कनक कहती है कि लौटते समय धूप हो जाएगी इसलिए उसको मैं यानी जया को नहीं लाई। इतने दिन बाद आई, तुमने यह न कह दिया होता कि स्वयं आओगी तो मैं कभी कभी की नहीं गई होती। यानी वह कहती है कि इतने दिनों के बाद आई हो और तुमने यदि कहा होता कि मैं सोई नहीं आऊँगी तो तुम ऐसे वो पूछती है। और मैं तो खाली बैठी रहती हूँ, तुम दिन भर के काम में से थकी लौटती हो। आगे आने वाली बात की आशंका से दोनों कुछ देर के लिए चुप हो गई। यानी वहाँ कनक कहती है कि मैं तो दिन भर बैठी रहती हूँ, खाली समय है मेरे पास घर में, लेकिन वहाँ तुम जो हो काम काज में लगी रहती हो। और वह इतना कहकर दोनों जो है आगे क्या बात करे, आगे की बात की शंका प्रकट करती हुई चुप रह गई। तारा ने घर के सब लोगों का हालचाल पूछना आरंभ किया। वह भी हो गया तो सिर्फ मौन। तारा ने पूछ लिया, नरोत्तम कह रहा था यहाँ नौकरी कर लेने का विचार है। यानी दोनों चुप है। तभी तारा पूछती है कि घर वालों का हालचाल क्या है, बड़ा भूला क्या है, वह पूछती है। और पूछने के बाद फिर मौन रहती है और फिर तारा ही पूछती है, नरोत्तम ने कहा था कि तुम जो है यहाँ नौकरी करने का विचार है, कैसे नरोत्तम कह रहा था। कनक ने गर्दन झुकाकर हामी भरी। यानी कनक ने हाँ कहा। पर क्यों, अखबार के काम में तो तुम्हें खूब रुचि है। यानी कनक तारा कहती है कि तुम्हें तो अखबार के कामों में रुचि है और तुम यहाँ नौकरी क्यों करना चाहती हो। मैं जालंधर में नहीं रह सकती। कनक आंखें फर्श की ओर झुकाकर बहुत गंभीर हो गई। यानी वह कनक कहती है तारा से, मैं जो हो जालंधर में नहीं रह सकती। ऐसा करते हुए गंभीर स्वर में बोली थी। क्या बात हो गई, माँ ने कुछ कहा? भाभी जानती हो, वह तो तारा ने कनक की पीठ बाह में लेकर रहस्य के स्वर में कहा। यानी तारा कहती है कनक से, क्या माँ ने कुछ कहा? कहा ऐसा? वह बाह में लेकर, उसकी पीठ को बाह में लेकर रहस्य से पूछती है। नहीं, ऐसी कोई बात नहीं, कनक ने टोक दिया और चुप रह गई। तो यानी वह कहती है कनक की ऐसी कोई बात नहीं, तुम्हारी माँ ने यानी मेरी सास ने भी कुछ नहीं कहा। तो फिर कनक कहती है कि तो यानी क्या, माँ ने कुछ नहीं कहा तो और क्या समस्या है, तुम जालंधर क्यों नहीं रहना चाहती? मेरे लिए वहाँ रहना संभव नहीं है। मानती हूँ मेरा ही दोष है, मैं असहिष्णु हूँ। उनकी प्रकृति उनकी प्रकृति वैसी है, सब लोग उनका आदर करते हैं, परंतु मैं क्या करूँ। यानी वह तारा को कनक कह रही है
कि मेरा वहाँ रहना संभव नहीं, यानी मैं जो हूँ असहिष्णु, मेरे अंदर सहनशीलता कम है और जो पूरी जो है उनका सभी लोग आदर करते हैं, तो मैं क्या करूँ? समझ लो मैं अपने आप को ही दंड दे रही हूँ, पर मैं वहाँ रह नहीं सकती। यानी कहती हूँ कि मैं यहाँ यहाँ रहकर मैं खुद को खुद दंडित कर रही हूँ और पर मैं वहाँ रह नहीं सकती। सच कहती हूँ, मैंने अपने दोष के कारण बहुत सहा अब नहीं सह सकती। यानी कहती कि मैंने मैंने जो मेरे दोष किया, मैंने जो गुनाह किया, गुनाह इसने क्या किया था, जो गुनाह उसने पूरी से शादी करके किया था, उससे मैं दंड भोग रही हूँ, उसकी मैं सज़ा भोग रही हूँ। मुझे उनकी कोई बात अनुकूल नहीं लगती। विवाह के 6 मास बाद से ही कटुता आरंभ हो गई थी। यानी कहती कि मुझे पूरी की बात कोई अनुकूल, कोई उचित बात नहीं लगती। विवाह होने से 6 महीने होने के बाद से ही कटुता यानी अनबन प्रारंभ हुई थी। 5 बरस निभा अब नहीं सह सकती। निंदा होगी हो क्या, मैं क्या करूं? कनक ने आंचल से मुंह ढक लिया। यानी कहती है कि निंदा होनी चाहिए, यानी 6 महीने से ही अनबन प्रारंभ हुई थी, लेकिन ऐसे वैसे मैंने 5 वर्ष वहाँ पर निभाए हैं, 5 वर्ष वहाँ से काटे हैं, और कहती कि निंदा होगी तो होने दो, मैं क्या करूँ? ऐसे कहती है। वह आंचल से मुंह ढाँप लेती है, यानी वह ढक लेती है, यानी वह रोने की अवस्था में है। तारा कुछ समझी नहीं, पर देख रही थी। कनक दुखी थी। उसने कनक के गले में बाहर डाल दी और कहा, चलो भीतर के कमरे में चलो। यानी वह कहती है, यानी वह तारा जो है कुछ समझी नहीं, फिर भी उसको कनक को अंदर के कमरे में ले जाती है। कनक 10 मिनट तक रोती रही। भयंकर गर्मी के बावजूद तारा उसे अपने आलिंगन में समेटे रही। कनक कुछ स्वस्थ हुई तो तारा ने अनुरोध पर संक्षेप में मतभेद के कई प्रसंगों के संकेत कर दिए। यानी वह कनक रोती जा रही है, गर्मी हो रही थी, तारा ने उसको आलिंगन में समेट के लिया है, गर्मी हो रही है, और तारा रोने के बाद कुछ वह स्वस्थ हो गई, यानी उसका रोना बंद हो गया। तो वह तारा ने अनुरोध से संक्षेप में मतभेद के प्रसंगों के संकेत किया। यानी क्या मतभेद है पूछने की कोशिश की। स्वयं तारा का प्रसंग भी आ गया, यानी स्वयं तारा का प्रसंग भी आ गया। शीलो कांड के संबंध में हुआ झगड़ा भी बता दिया। यानी कनक ने शीलो के इस बारे में जो झगड़ा हुआ वह भी बता दिया। अंत में कहा, हम लोगों की रुचि और प्रकृति एक दूसरे के अनुकूल नहीं है। यानी अंत ने कनक ने कहा कि हम लोगों की, यानी पूरी की, यानी कनक की और कनक के जो पति पूरी है, उन दोनों की जो प्रकृति स्वभाव जो है एक दूसरे से मेल नहीं खाता, एक दूसरे से अनुकूल नहीं है। लोक लाज के लिए जितना निभा सकती थी निभा दिया, अब नहीं निभा सकती। यानी कहती है कनक, लोक लाज के लिए यानी समाज के लिए मैंने जितना निभाना चाहा उतना निभा लिया मैंने, लेकिन अब मैं सह नहीं सकती हूँ, अब मुझसे निभा नहीं सकता। ऐसी वह तारा से कह रही है। तारा को भाभी के दो रोष या अप्रसन्नता से कोई भय नहीं था, पर अपने संबंध में भाई की भावना जानकर मन को बहुत चोट लगी। यानी वह जो भी तारा बता रही है इसमें जो भी कनक तारा से बता रही है उसमें तारा को कोई अप्रसन्नता नहीं हुई, लेकिन जो पूरी जो उस तारा के प्रति जो भावना के प्रति जानकर जाने पूरी की जो भावना क्या है तारा के प्रति, यह जानकर तारा के मन को चोट लगी। समझ लिया अब परिवार से मेल की कोई आशा और आवश्यकता भी नहीं है। यानी अब तारा ने समझ लिया कि अब परिवार से मिलने की और कोई आशा भी या कोई आवश्यकता ही नहीं है। उसे अपने लिए और सच्चाई के लिए लड़ने वाली कनक के प्रति ही सहानुभूति थी। यानी अब उसको कनक के प्रति ही सहानुभूति प्रकट हो रही थी, क्योंकि वहाँ कनक जो है सत्य के प्रति लड़ रही है, सत्यता के साथ चल रही है। सोचती रही, बेचारी गूंगी आज्ञाकारिणी बनकर कैसे रह जाती, ऐसे विवाह से अविवाहित भली। यानी तारा सोच रही है, कनक जो है वहाँ पर यानी एक आज्ञाकारी, यानी उसकी आज्ञा मानकर ही जीना चाहती है, या उसकी आज्ञा पर या उसकी उंगलियों पर नचने वाली बनकर ही वहाँ जीना चाहती है। ऐसे से विवाह न करना यानी अविवाहित रहना ही भला है, ऐसी तारा सोच रही है। प्रथम आकर्षण कितना भ्रामक हो सकता है,
यह बात उसने कनक से कह दी। यानी प्रथम बार जब आकर्षण होता है और आकर्षण जब प्रेम में उत्पन्न होता है, प्रेम में बदल जाता है, तो यह आकर्षक कितना भ्रामक होता है और वह आगे चलकर कितना भयानक हो सकता है, यह तारा कनक से कह रही है। कनक की आंखें फिर छलक आई, बताने लगी, पिताजी, जीजाजी सभी लोग कितने विरुद्ध थे। पूरी के संबंध में जीजा से झगड़ा और तारा के संबंध में पूरी के कहे झूठे भी बता दिए। यानी वह बता रही है कनक तारा से कि विवाह के लिए मेरे पिता, जीजाजी सभी का विरोध था, फिर भी मैं उसी से सभी के साथ झगड़ा करके, जीजा जो नैयर है, नैयर के साथ झगड़ा करके फिर मैंने विवाह किया था। लेकिन आप जो स्वयं पूरी के लिए क्या क्या किया स्पष्ट बता दी गई और कह दिया, यह सब करके आज मेरी यह अवस्था है। यानी कहती कि मैंने पूरी को पाने के लिए मैंने क्या क्या नहीं किया, और कहती है अब यह सब कुछ करने के बाद आज जो मेरी क्या अवस्था हो गई है। यानी उसका कनक जो है आप फिर रो रही है। यदि आपने को दबा सकती, मार सकती तो यह विवाह ही क्यों होता। यानी आपने आपको दबा सकती, तभी रोक सकती तो यह विवाह के क्यों होता। तारा ने स्पष्ट कर दिया, मैं तो तुम्हारा कोई दोष नहीं देखती, तुमने तब भी ईमानदारी से ठीक किया था और अब भी तुम्हें दोष नहीं दे सकती। यानी तारा कहती है अपनी भाभी कनक से, मैं जो हूँ तुमको कोई दोष नहीं दे सकती हूँ, तुमने पहले भी ईमानदारी से जो भी किया ठीक किया और आप भी जो भी किया ठीक किया, मैं तुम्हें दोष नहीं दे सकती हूँ। कनक ने पहली बार किसी के सामने इतनी बात कही और इस प्रकार सांत्वना पाई थी। वह तारा की गोद में सिर रख कर खूब रोई। यानी कितनी तारा जो है उसको समझा रही थी, उसको सांत्वना दे रही थी, और उस कनक ने भी इतनी खुले दिल से या किसी से बात नहीं की थी, वह तारा से कह रही थी, और इतनी अच्छी सांत्वना जो है वह इससे पहले किसी ने कनक से नहीं की थी। वह कनक जो है तारा की गोद में सिर रखकर खूब रो रही थी। तारा कनक को उसके घर तक छोड़ने गई। लौटते समय वह उसे भाभी नहीं, प्यार के नाम कन्नी से ही संबोधन करके लौटी। यानी तारा जो है कनक को उसके घर छोड़ने गई और लौटते समय उसको भाभी नहीं, जो प्यार से कन्नी नाम लेकर संबोधने लगी या कन्नी करके लौटी। यानी कन्नी नाम, एक प्यार से कन्नी उसको पुकार रही है। कनक ने अपने पिता से इतना ही कहा था, मैं अभी जालंधर नहीं जाऊंगी, मन दिल्ली में रहने को करता है, माँ की तबीयत भी ठीक नहीं है। यानी कनक ने अपने पिता से कुछ भी नहीं कहा था। उसने कहा था अपने पिता से, मैं अब जालंधर नहीं जाऊंगी, मेरा मन जो है जालंधर रहने को नहीं करता, मैं अब दिल्ली में ही रहूंगी और माँ की तबीयत भी ठीक नहीं रहती। कंचन को तो कॉलेज जाना पड़ता है, मैं माँ के पास रहूंगी, मैं जालंधर में न रहूँ तो क्या है, अखबार का ऐसा कौन काम है, 2 आदमी वहाँ हैं, कुछ दिन आराम करना चाहती हूँ। यानी वह जो दोनों के बीच का झगड़ा है पूरी और कनक के बीच में, कनक वह अपने पिता से न बताकर और ही बताती है। वह कहती है कि मैं माँ की तबीयत ठीक नहीं है और कंचन को कॉलेज जाना पड़ता है, तो माँ की देखभाल कौन करेगा, इसीलिए मैं जालंधर रहना चाहती हूँ। जो भी अखबार नाजिर है उसका काम करने के लिए वहाँ पहले से 2 आदमी हैं, तो वहाँ कुछ भी नहीं है, मैं इधर जालंधर में ही रहूँगी। कनक के न कहने पर भी पंडित गिरधर लाल जी बेटी और दामाद में मनमुटाव भाव गई थी। यानी कनक ने कहा नहीं था कि मेरे और पूरी के बीच में झगड़ा हुआ है, कुछ अनबन हुई है, लेकिन फिर भी पंडित गिरधर लाल जो कनक के पिताजी है वह भाव गए थे, वह कुछ महसूस कर गए थे कि कनक और उसके दामाद पूरी के बीच में कुछ अनबन हो गई है। वह मनमुटाव खिंचता जाने से वे चिंतित थे। उन्हें पता लगा कि कनक दिल्ली में नौकरी ढूंढ रही है, तो और भी चिंता हुई। यानी उसको उसके चिंता होने लगी, और फिर उनको पता चला कि कनक जो है दिल्ली में रहकर नौकरी करनी चाहती है, नौकरी ढूंढ रही है, तो वह और भी चिंतित हुए। समझ लिया बहुत गहरा मनमुटाव हो गया है, बेटी के स्वभाव से परिचित थे, जिद्दी पकड़ लेगी तो परिणाम अच्छा नहीं होगा। यानी वह जानते थे वो कनक का जो स्वभाव है वह जिद्दी है और जिद पर अड़ी रही और वो दिल्ली में रही तो परिणाम उसके अच्छे नहीं होंगे। पंडित जी ने पूरी को साप्ताहिक शैली में अत्यंत आत्मीयता से पत्र लिखा। यानी वह आत्मीयता के साथ साहित्यिक शैली में पंडित गिरधरलाल ने यानी कनक के पिताजी ने अपने दामाद पूरी को पत्र लिखा। कन्नी मेरी बेटी है और तुम मेरे बेटे हो। मेरे यानी पत्र क्या लिखा है, पत्र में क्या लिखा है ये हम पढ़ रहे हैं। कन्नी मेरी बेटी है और तुम मेरे बेटे हो। मैं
मेरे लिए तुम दोनों नहीं एक ही हो, क्योंकि मैं तुम दोनों के पृथक पृथक हित और अस्तित्व की कल्पना ही नहीं कर सकता। यानी वहाँ गिरधरलाल पंडित जी कनक के पिताजी कहते कि कनक और कनक जो है मेरी बेटी हो और तुम जो हो मेरे दामाद न होकर बेटे हो। मेरे लिए मेरी बेटी और तुम अलग नहीं हो, वह तुम दोनों ही मेरे लिए एक ही हो, यानी बेटे समान ही हो। ऐसा वह पत्र में लिख रहे हैं। तुम दोनों का कल्याण परस्पर एक और अनुकूल रहने में ही है। यानी वह आगे कहते कि तुम दोनों यानी कनक और पूरी का साथ रहकर भी कल्याण हो सकता है। तुम्हारी समझबूझ और अनुभव आदि गहरा है, तुम्हारा उत्तरदायित्व मुख्य है, इसलिए कनक को तुम्हारे अनुकूल चलना चाहिए। यानी वह कहते हैं दामाद को कि तुम्हारा जो अधिकार है, तुम्हारा जो अनुभव है वह गहरा है, तुम्हारा उत्तरदायित्व भी मुख्य है। और जो कनक जो है वह कनक ने जो भी व्यवहार किया वह अनुकूल या अच्छा नहीं किया, ऐसा वह। और कनक को जो भी करना चाहिए व्यवहार वह अच्छा करना चाहिए, जो भी उत्तरदायित्व मुख्य है तुम्हारा उसको साथ देना चाहिए, ऐसा वे बता रहे। हम तो उसे भरसक समझाएंगे ही, लेकिन उसे समझाने और मनाने का अधिकार और कर्तव्य हमारी अपेक्षा तुम्हारा अधिक है। यानी पंडित जी कहते हैं कि बेटी होने के नाते हम तो उसको समझाएंगे, लेकिन हमसे बढ़कर तुम पति हो, तो तुम्हारा जो अधिकार उसको समझाने का कर्तव्य जो है हमसे अधिक तुम्हारा है, हमसे बढ़कर तुम्हारा कर्तव्य है, ऐसा वह पंडित जी लिख रहे हैं पुरी को। कनक तुम्हारी है, उसके पथ दर्शक तुम ही हो, इसलिए उसकी भूल और दोष होने पर भी उत्तरदायित्व तुम्हें अपनाना है, अपना ही समझना चाहिए। यानी वो कहते हैं कनक जो है तुम्हारी है, कनक अब हमारी नहीं है, उसकी शादी हो गई है और कनक जो है अब तुम्हारी है, तुम्हारी पत्नी है, उस पर तुम्हारा अधिकार है। तुम जो है कनक के पथ दर्शक आप तुम ही हो, प्रेरणा स्थान जो भी हो तुम ही हो, उसकी भूल हो या दोष हो वह आप तुम ही समझ सकते हो, ऐसा वे बता रहे हैं। उसकी भूलों और हानि से भी तुम्हारी हानि है, उसे आकर ले जाने में तुम्हारा बड़प्पन ही है। यानी पंडित जी एक समझा रहे हैं, साहित्यिक शैली में समझा रहे हैं कि उसको कहते हैं कि वह कनक की भूल हुई है, कनक की भूल है, कनक की हानि है तो तुम्हारी भी हानि है, उसे आकर ले जाओ, इसमें ही तुम्हारा बड़प्पन है, इसमें भी तुम्हारा सम्मान है, ऐसे एक कह रहे हैं पंडित जी। पूरी पंडित गिरधरलाल जी का पत्र पाते ही दिल्ली आया था। उसे आशा थी पंडित जी के दबाव और उनकी सहायता से कनक को वापस ले जा सकेगा। यानी पत्र मिला ससुर गिरधरलाल जी का पुरी को, और फिर वह दिल्ली आया और उसको आशा थी कि पंडित जी की समझाने से और वह उसके समझाने से कनक जो है उसके साथ वापस जालंधर जाएगी। पुरी के आने पर पंडित जी ने उसे स्थिति समझा देने के लिए एकांत में बात की, यानी जो भी बात है वह समझाने के लिए एकांत में बात की। बात क्या कर रहे बात देखते हैं। बरखुरदार घटना और कारण मैं नहीं जानता, मुझे जानने की ज़रूरत भी क्या है। अरे पंडित जी कहते कि जो भी तुम दोनों के बीच में घटना घटित हुई, जो भी अनबन हुई, वह मैं नहीं जानता और जानने की ज़रूरत भी मुझे नहीं है। वे आंखें मीच कर जोर से हंस दिए, यानी हंसते हुए बोले, तुम दोनों अब बच्चे नहीं, सियाने हो। फिर धीमे स्वर में कहा, मुझे लगता है कनक का मन बहुत दुखी है, इस स्थिति को केवल तुम ही संभाल सकते हो। यानी वह कहते हैं पंडित जी तुम दोनों भी आप बच्चे नहीं हो, तुम्हें समझाने के लिए तुम बड़े हो, तुम भी दूसरों को समझा सकते हो। और फिर थोड़ी से धीमे से स्वर में कहा, मुझे लगता है कनक का मन बहुत दुखी है, इस स्थिति को केवल तुम ही संभाल सकते हो। यानी तुम्हारी पत्नी है तो मुझसे अधिक तुम ही समझ सकते हो और तुम ही संभाल सकते हो। वह तो यहाँ नौकरी ढूंढ रही है, वैसे तो बेटा तारा ने अपनी भाभी को समझाया ही होगा। यानी कहते कि वो दिल्ली में आप कनक जो है नौकरी ढूंढ रही है, वैसे तारा ने अपने भाभी को समझाया ही होगा। वह बहुत नेक बख्त बेटी है। कंची से यह भी मालूम हुआ कि तारा कनक की हमदर्दी में उसके लिए नौकरी भी तलाश कर रही है। यानी वह कहते हैं कि तारा जो है बहुत नेक है, बहुत अच्छी है, और वह कंची यानी जो कंचन ने कहा है कि तारा जो है वो भाभी की हमदर्दी रखने के लिए कनक के लिए तारा जो है नौकरी भी ढूंढ रही है। तारा बेटी तो सबकी मदद करना चाहती है, लेकिन कनक की असली मदद तो उसे अपने घर लौटा देने में ही है। यानी वह तारा जो है सभी की मदद करना चाहती है और वह उसी तरह कनक के लिए नौकरी ढूंढकर उसकी भी मदद कर रही है, लेकिन कनक की जो भलाई है वह नौकरी पाकर नहीं तो वह घर जाकर है।
तारा की इस प्रशंसा से पूरी जल उठा। कनक के लिए नौकरी ढूंढ रही है। कनक जालंधर न लौटे। यानी वह तारा के बारे में, तारा की प्रशंसा सुनकर पूरी जो है और भी जल उठा, क्रोधित हुआ और कह रहा है कि कनक के लिए तारा जो है नौकरी ढूंढ रही है, यानी वह जालंधर न लौटे। यानी तारा यह चाहती है कि कनक जो है जालंधर न लौटे। यह हर अवसर पर हम लोगों के विरुद्ध जाएगी। यानी तारा जो है हर अवसर पर हम लोगों के विरुद्ध जाएगी। मोहनलाल को उजाड़ा, आप मुझे उजाड़ने की फिक्र में हैं, मैं उसका मुंह नहीं देखूंगा। यानी मोहनलाल जो उसका पति है उसको उजाड़ा, और अब हम लोगों को, यानी तारा कनक को और पुरी के बीच में भी वह दूरी या निर्माण कर रही है, ऐसा पुरी को लग रहा है। और वो कहता है कि मैं उसका मुंह नहीं देखूंगा। पुरी ने एकांत में कनक के सामने उसके प्रेम और त्याग की दुआ ही देकर सभी संभव प्रतिज्ञाएं करके आंखों में आंसू भर कनक के पांव तक छूने का प्रयत्न करके समझाया। यानी वह कनक को समझा रहा है, और समझाते हुए वह प्रेम और त्याग की बातें करता है और प्रतिज्ञा करता है, प्रार्थना करता है, निवेदन करता है। इतना नहीं, आंखों में आंसू आकर उसके पांव तक छूने का प्रयत्न करता है, समझाने का प्रयत्न करता है। कनक मानी तो पुरी ने क्रोध में तारा के लिए यहाँ तक कह डाला, उस सांपिन के फरेब में पड़ी हो। यानी कनक मानी तो, यानी कनक कनक न मानी, सब कुछ समझाने के बाद कनक न मानी, तो वह पूरी क्रोधित हुआ और कहता है कि तारा को कहता है कि इस साबिन के फरीब में पड़ी हो, यानी वो तारा के बातों में तुम भी आ गई हो। उसने किसे बर्बाद नहीं किया, वह तो अजीब अजीब मिस एंथ्रोप मनुष्य द्रोही है। परिवारों की बर्बादी देखना उसकी हवी हवी है। यानी वो कहता है अपनी बहन तारा को, तुम जो है अपनी पत्नी कनक को कहता है कि तुम जो है उस सापिन, यानी तारा को सापिन कहता है, और वह कहता है कि तुम जो है उसके बातों में आ गई हो, उसके बहका में आई हो। वह जो है वो इंसान नहीं, मनुष्य द्रोही है। वह परिवारों को, इंसानों को बर्बाद करना चाहती है, और वह उसकी हावी है, वही उसका काम है। अब पूरी दिल्ली से असफल लौट गया। तारा से वह क्या मिलता है। यानी पूरी जो है पूरी के साथ कनक न लौटी, और वह अकेला ही पूरी जो है वह अकेला ही जालंधर आया, और वह असफल होकर आया, और वह तारा से मिला नहीं। दिल्ली जाने और असफल लौट आने से पहले पूरी ने सवा मास तक कनक के जया को लेकर दिल्ली चली जाने की बात दबा रखी थी। यानी वह जालंधर लौट आया, और फिर सवा मास तक पूरी जो है यानी कनक जो है जया को, अपनी बेटी को लेकर दिल्ली चली गई है, इस बात को दबाए रखा सवा महीने तक। मास्टर जी और माँ से भी इस बात का जिक्र नहीं किया। यानी मास्टर जी और उसकी माँ जो, यानी पूरी ने सोया अपने माता पिता से भी नहीं कहा। घर में किसी स्त्री के न होने से असुविधा जरूर थी। माही हीरा की समझ और सामर्थ्य बहुत कम थी। पूरी ने माँ को मॉडल टाउन में बुला लिया था। माँ से कह दिया था कि कनक अपनी माँ की बीमारी के कारण दिल्ली गई है। यानी वहाँ पर घर में स्त्री नहीं थी, और जो हीरा माई जो नौकरानी थी, वहाँ भी कुछ सामर्थ्य बहुत कम था। यानी वह भी बूढ़ी थी, तो जो थोड़ा उसका काम भी नहीं होता था। इसलिए पूरी ने अपनी माँ को मॉडल टाउन बुला लिया था अपने घर पर, और कहा था माँ से कनक जो है, कनक की माँ की तबीयत खराब नहीं है, अच्छी नहीं है, इसलिए वह दिल्ली गई है। शायद महीना 2 महीना वहाँ रह जाए। उसने कांता या नैयर से भी कुछ न कहा था। यानी वह कहा माँ से झूठ कहा था कि माँ की बीमारी के लिए गई है, और महीना 2 महीने में लौटेगी। और कांता और नैयर से भी इस बारे में कुछ न पूरी ने कहा था। आशा थी कनक लौटी ही जाएगी। पत्नी के उसे छोड़कर चली जाने के अपमान की बात दबी ही रहेगी। यानी जो भी वह कनक जो है उसको छोड़कर गई थी, यह बात उसको पता चल जाएगी तो पूरी को अपमान हो जाएगा। इसी भय से वो पूरी ने यह बात किसी को नहीं बताई थी, दबी ही रही थी, यानी छुपा कर ही रखी थी। पूरी को कनक पर नैयर के प्रभाव से पुरानी ईर्ष्या थी। वह उसी से ही सहायता लेने के लिए मजबूर हो गया था। यानी पूरी जो है कनक की बात लेकर नैयर पर पहले से ईर्ष्या था, क्रोधित था, लेकिन वह कनक को लाने के लिए, उसी की सहायता लेने के लिए मजबूर हो गया था। इसके लिए भी तैयार हो गया कि कनक नैयर के प्रभाव से ही लौट आए। यानी वह इसको ऐसा लग रहा था जो नैयर जो है कनक को समझाए और कनक लौट आए। इससे उसका अपमान नैयर तक ही सीमित रहता है। यानी जो भी अपमान है नैयर तक ही सीमित रहता। पूरी से दोहरे संबंध के कारण नैयर और कांता का हित भी बात को दबाए रखने में ही था। यानी वह
जो भी दोहरा रिश्ता था, दुहेरी रिश्ता था, वह रिश्ता बात को न बताना ही अच्छा था। पुरी ने अपनी कठिन परिस्थिति कांता और नैयर को बता दी, यानी जो भी परिस्थिति है वह पुरी ने कांता और नैयर को बता दी। अपनी उग्रता और सहिष्णुता के कारण जरा जरा सी बात का बड़ंगड़ बनाकर 1.25 मास से दिल्ली में बैठी हुई है। यह कैसे हो सकता है कि मैं पत्र और प्रेस के काम में जरा भी न बोलूं बोलूं मैं जो कहता हूँ परस्पर हित के लिए, उसके हित के लिए भी कहता हूँ। इसमें मेरा विशेष क्या है? रुपए पैसे के मामले में जो चाहे करती करती रही है। मकान उसी के नाम है। मैंने सदा उसे अपने से अधिक महत्व दिया है। यदि आप लोग ऐसा ही उचित समझेंगे तो मैं किसी बात में नहीं बोलूँगा। मुझे असेंबली, कांग्रेस और और कमिटियों के कामों से फुर्सत नहीं ही कहाँ। इसी ख्याल से बोल उठता था कि जो इतने परिश्रम से बताया है उसे बिगड़ते देखकर दुख ज़रूर होता है। यानी पूरी जो बताता है नैयर और कांता से, और जो भी स्थिति है वह बताता है कि मैं जो हूँ राजनीतिक कामों से व्यस्त रहता हूँ और थोड़ी सी जो भी पत्र है, प्रेस है, उसके कामों में दखल देता हूँ। और वह फिर कनक गई है और वह उसको समझाता है कि तुम माये त्यानं काय टमाट्याची ते नेलं वाटाले, त्यानं डाळिंबच नेलेत, डाळिंब नेलेत माय। नैयर ने माथा झुका, यानी वह सुनकर नैयर झुक गया, यानी गर्दन झुकाई। उंगली से पलक मलकर सहानुभूति से कहा, बहुत खेद और चिंता की बात है, बहुत विस्मय भी है। मामूली मतभेदों से इतना बवंडर खड़ा हो गया। यानी वह कहता है कि इतनी सी बात के लिए वो गई और वो शर्मिंदा हो गया, इसमें होकर पूछ रहा है कि ये मामूली मतभेदों से इतना बड़ा बवंडर हो गया। पुरी ने विश्वास दिलाया और दूसरी बात हो ही क्या सकती है। यानी पुरी ने विश्वास दिलाया कि दूसरी बात ही क्या हो सकती है। अगर है तो वह आप दोनों से ही कह दे। यदि मेरा कोई ऐसा दोष है जो मैं नहीं जानता तो मुझे बताया जाए। यानी कहता है कि मेरा क्या दोष है वह मैं नहीं जानता, लेकिन मेरा क्या दोष है वह मुझे बताए। पुरी की मुद्रा बहुत ही निरीह और असहाय सी हो गई। यानी पुरी की जो बताती हुई मुद्रा जो है असहाय सी हो गई, यानी दुखी हो गया। नैयर ने सांत्वना दी, तुम विश्वास रखो, यह सब अवस्थाई आवेश की बात है। यानी वो नैयर जो है पूरी को समझाता है और कहता था, विश्वास दिलाते हुए कहता है कि यह जो है अस्थाई है, यानी यह स्थायी ही नहीं है। कुछ क्षण के लिए, कुछ समय के लिए यह क्रोध है, तुम्हारे अतिरिक्त उसके लिए दुनिया में और है क्या। यानी वो कहता है कि कनक को तुम्हारे अतिरिक्त, यानी तुम्हारे अलावा उसके लिए दुनिया में है क्या। भरोसा रखो, उसने तराजू में एक और पूरी दुनिया को रख कर भी तुम्हें भारी पाया। यानी वह कहता है, यानी पहले से भी नैयर के साथ झगड़ा करके शादी की थी कनक ने, तो इसी आधार पर नैयर जो है पुरी को बता रहा है कि उसके लिए तुम ही सब कुछ हो, उसकी दुनिया जो है तुम ही हो। उसने एक तराजू के जो दो बाजू होते हैं, उसमें से एक तरफ सारी दुनिया है और एक तरफ तुम अकेले उसके लिए हो, ऐसा वो बता रहे हैं। यानी सब कुछ तुम ही कनक के लिए हो, ऐसा नैयर पुरी को बता रहा है। पुरी चाहता था कि कांता और नैयर पारिवारिक सम्मान के ख्याल से दिल्ली जाकर कनक को समझाकर लौट लाए। यानी पुरी चाहता था कि कांता और नैयर जो है, कांता जो है कनक की बहन है और नैयर जो है उसके जीजा जी है, और वह चाहता था कि वहाँ दिल्ली जाकर कनक को लौट कर आए। कांता ने पुरी को आश्वासन दे दिया कि वे दोनों जो भी संभव होगा करेंगे। कनक को लाने के लिए दिल्ली जाना आवश्यक होगा तो दिल्ली भी जाएंगे, बात जरा भी नहीं फैलनी चाहिए। यानी वह गुपित बात रखने के लिए कहता है और कहता है कि तुम दोनों, कांता और नैयर से तुम दोनों दिल्ली जाकर उसको लेकर समझा कर लेकर आइए, बात जो है बाहर फैलनी नहीं चाहिए क्योंकि मान सम्मान की बात है। नैयर ने कांता से स्पष्ट बात की, मेरे तुम्हारे करने से कुछ नहीं होगा, दोनों बिल्कुल भिन्न प्रकृति के हैं। यानी नैयर जो है वह अपनी पत्नी कांता से स्पष्ट बात करते हुए समझा रहा है कि मेरे तुम्हारे कहने से कुछ नहीं होगा, दोनों की जो प्रकृति है, दोनों का जो स्वभाव है वह बिल्कुल
बिल्कुल भिन्न है, यानी बिल्कुल अलग है। दोनों का जो स्वभाव है वह मिलता-जुलता नहीं है। उम, ऐसी अवस्था में कनक आदर और श्रद्धा के भाव से ही वश में रह सकती थी, परंतु सोए कनक की तुलना में इस आदमी का व्यक्तित्व वैसा नहीं है। यानी कनक जो है वह केवल आदर और सम्मान देने से ही रह सकती है, लेकिन पुरी का जो व्यक्तित्व है वह आदर और सम्मान देने जैसा नहीं है। उसे यह आदमी यौवन की उग्र उमंग में मिल गया था, अनुरक्त हुई तो निष्ठा और आत्मसम्मान की धारणा में, प्रेम की स्वतंत्रता की धारणा में उसने कुछ भी सुनने सोचने से इनकार कर दिया था। यानी कनक नैयर जो है वह कांता उसकी पत्नी को बता रहा है कि जो पुरी जो है उसको यौवन की अवस्था में मिला था, यानी कनक जो थी तरुण थी, यौवन भरी थी, तब उसको मिला था, और वह एक आकर्षण और प्रेम की जो स्वतंत्रता की जो धारणा है उसमें वह सोच न सकी, और उसने नैयर ने उसको समझाया था, वह मान न सकी थी। उस समय उन्हें एक दूसरे को परखने समझने का अवसर कहाँ था। यानी वह उस समय में कनक को पुरी को देखने का, परखने का या समझने का अवसर कहाँ था। केवल एक आकर्षण था और एक केवल प्रेम था। हम लोगों ने विरोध करके कनक की उग्रता को और बढ़ा दिया था। यानी कहता है कि नैयर कहता है कि हम लोगों ने जो उन दोनों को विरोध किया था शादी के लिए, लेकिन उससे वह भड़क गई और उसको उसका जो क्रोध था वह बढ़ गया था। विवाह हो जाने से पहले एक दूसरे से कितनी बार मिल सके होंगे। छिप छिप कर मिलते भी थे, तो आवेश की मूढ़ता में, हम लोगों के अन्याय का विरोध करने की उत्तेजना में वह अवस्था चिरस्थायी तो नहीं हो सकती थी। अब ऐसे ही लड़ते झगड़ते इन लोगों की ज़िंदगी कटेगी। यानी कितना महत्वपूर्ण वाक्य है। आज का जो वीडियो है, यह वीडियो भी जीवन जीने के समय भी काम आएगा। केवल हम पढ़ाई कर रहे हैं, लेकिन केवल मेरा कहना है कि केवल हम पढ़ाई करते समय, केवल हम नेट की पढ़ाई कर रहे हैं कि पढ़ाई करते समय केवल हम परीक्षा पास होने तक न पढ़े ये रचनाएं, जीवन में इसको, जीवन कैसा इस रचना के आधार पर जा सकता है, जो नैतिकता है, जीवन कैसा जिया जा सकता है, यह भी इस पाठ्यक्रम में रखा है। उसी आधार यह भी सीखना चाहिए। चलो, तो वहाँ कहता है कि हमने समझाया था, लेकिन मिले थे शादी से पहले, चुप चुप कर मिले थे, लेकिन मिले भी कैसे मिले होंगे। मिले भी जो भी हम लोगों का अन्याय होता था, विरोध होता था, उसके उत्तेजना में यह भी बात होती होगी। ऐसा वह नैयर कांता को समझा रहा है। नैयर दिल्ली नहीं जा सका, कांता अकेले ही गई। उसे चिंता थी कि आर्थिक कठिनाई में फंसे हुए माता पिता के लिए और संकट हो गया। यानी वह नैयर जो है दिल्ली नहीं गया, तो कांता अकेली गई, और कांता को लग रहा था कि पहले से ही उसके माता पिता जो है वह आर्थिक संकट में है, यानी उसको जो भी वह पैसों की कमी है, और फिर उस पर कनक वहाँ पर गई है। इस विषय में पिताजी ने उसे उसे और नैयर को एक शब्द भी नहीं लिखा था। यानी वह इस शब्द में कनक आई है, इस शब्द में उसने कुछ पत्र में उसके पिता ने नहीं लिखा था। स्पष्ट था कि वे स्थिति को बहुत ही अपमानजनक समझ रहे थे, सब दुख अकेले ही समेट लेना चाहते थे। यानी वह किसी को कुछ नहीं कर रहे थे, जो भी वह खुद मन ही मन अपमान समझ रहे थे। सब कुछ जो भी दुख है वह अकेले ही सह रहे थे, उसके पिताजी ने कांता के और कनक के। नैयर के विश्लेषण और तर्क से तो परिवार की नाक नहीं बच सकती थी। यानी नैयर ने जो तर्क लगाकर बता दिया था, उससे जो परिवार का अपमान भी हो सकता था। कनक को समझाना अनिवार्य था, माँ कुछ कह भी नहीं सकती थी। ऐसे प्रसंग पर पिताजी भी बेटी से क्या कह सकते थे। यानी उसकी माँ जो कुछ नहीं कह सकती थी, और कांता को लगता था कि कनक को समझाना अनिवार्य है, आवश्यक है, और माँ भी कुछ नहीं कह सकती थी, और बेटी पिताजी भी इस अवस्था पर कुछ नहीं कह सकते थे। कनक पिताजी के सामने घुमा फिरा कर उत्तर देती देती और पुरी को स्पष्ट उत्तर देकर खींच चुकी थी। कांता भी उससे बात करने और उसे समझाने दिल्ली आ पहुंची थी। यानी उसके पिताजी जो है समझा समझा कर कनक को थक गए थे, और वह कनक जो है उसको इनकार ही करती थी, और उसी में समझाने के लिए, कनक को समझाने के लिए कांता भी दिल्ली आ गई थी। कांता ने उससे मनमुटाव के असली कारण पूछे। यानी असली कारण क्या है तुम दोनों के पुरी और तुम दोनों के बीच में असली कारण क्या है, यह पूछा। और फिर कनक उस प्रसंग की गहराई में नहीं जाना चाहती। यानी कनक जो है जो घटित हुआ वह बताना नहीं चाहती थी। ऐसे ही अपना मन ही तो है कहकर टालने लगी। यानी कहती कि मेरा भी कुछ मन है, मेरा भी कुछ अस्तित्व है, ऐसा कहकर वह जो भी वह सत्य बात है वह टालने की कोशिश कर रही है। कांता ने असली बात निकालने के लिए पूरी से सुनी बातें बताकर कहा, इसमें इतनी नाराज़गी की
क्या बात थी। यानी वह कांता ने जो पुरी ने उन दोनों के सामने, नैयर और कांता के सामने कहा था, वह बता दिया और कहती कि इस इन बात में इतनी बड़ी नाराज़ होने की क्या बात है। कनक को उन बातों की सफाई घटनाओं को अपने दृष्टिकोण से बताकर देनी पड़ी। यानी जो भी वह बात हुई, जो कनक ने अपनी दृष्टिकोण से बता देना पड़ा। कांता हैरान थी, दोनों की बातों में बहुत अंतर था, परंतु कांता को तो किसी भी तरह समझौता करना था। यानी वह कांता जो सुनकर दोनों की बात को हैरान हो गई थी, और फिर कांता को दोनों को समझौता करना था, यानी दोनों को मिलाना था। उसने कहा, यानी कांता ने कहा, मैं तुम्हारी बात ठीक मानती हूँ, पर वह तो इन बातों को इतना महत्व नहीं देता। वह तो तैयार है कि तुम चाहो तो वह प्रेस और पत्र के मामले में बोलेगा ही नहीं। नहीं, यानी वह कहती है कि पुरी ने जो कहा था कि जो भी कनक चाहे तो पत्र और प्रेस के मामले में कुछ नहीं बोली, वह कनक ही सब कुछ देखे, यह मानने के लिए भी पूरी तैयार है। मैं तो कहूँगी, तुम अखबार और प्रेस के झगड़ों को छोड़ो, अपना घर संभालो। मुझे तो तुम्हारा घर सदा उपेक्षित ही लगा है, जैसे गुजारा कर लेने के लिए डेरा हो। मरने दो नाजिर को। यानी वह पूरी कांता जो है कनक की बहन है, और वो बहन होने के नाते बता रही है कि मुझे जो लगता है, जो भी प्रेस है, अखबार है, उसको तुम छोड़ दो। उसके झगड़े से तुम्हारा परिवार, तुम्हारा संसार क्यों बिखेर देती हो। उसको जाने दो और छोड़ दो नाजिर को, मरने दो नाजिर को। ऐसा वे कह रही है, और तुम्हारा परिवार देखो, संसार देखो। नाजिर में उलझी रहती थी, इसलिए 5 बरस काट भी लिए। यह नहीं होता तो 2 बरस भी नहीं काट पाती, कनक ने कह दिया। यानी कनक कहती कि नाजिर पत्र था, इसीलिए नाजिर पत्र में काम करते करते 5 वर्ष मैंने काट लिए। यदि नाजिर पत्र न होता तो 2 वर्ष में ही मैं वहाँ से यहाँ दिल्ली आ जाती थी। अजीब बातें करती हो। मैं तो कहती हूँ, मतभेदों के कारण को ही छोड़ दो। यानी वह कहती है कनक जो है, कांता जो है कनक से कहती है कि अजीब सी बात है, जो भी मतभेद हुआ है, जो भी अनबन हुई है, उसको छोड़ दो और तुम्हारा परिवार बसाओ। तुम उसकी अफसरी के क्षेत्र में दखल ही क्यों दो। केवल घर संभालो, घर को घर बनाओ। मैं भी रहती हूँ कि नहीं, पत्नी और घरवाली बनकर रहो। यानी वह कांता कहती है कि तुम जो पूरी जो है वह सरकारी अफसर है, यानी वो राजनेता है। तुम उसके काम में दखल मत दो, तुम घर संभालो, घर को घर बनाओ, परिवार को परिवार बनाओ। जैसे मेरा पति जो है, नैयर भी वकील है, लेकिन मैं उनके काम में कुछ दखल नहीं देती हूँ। मैं घर पर रहकर घर संभालती हूँ, पत्नी और घरवाली बनकर मैं रहती हूँ। उसी प्रकार तुम भी रहो। पत्नी के कर्तव्य और पति के अधिकार का ही तो सबसे बड़ा झगड़ा है। चारों चारों सिरे से घिर कर कनक के मुंह से निकल आया। यानी कनक जो है सब कुछ सुनकर वह बोल उठती है, पत्नी के कर्तव्य और पति के अधिकार का ही तो सबसे बड़ा झगड़ा है। यानी पत्नी का जो कर्तव्य है और पति के जो अधिकार है, इन दोनों के बीच में ही सबसे बड़ा झगड़ा है। ऐसा वह कनक से मुंह से निकल गया। क्या कह रही हो तुम? कांता ने घबरा कर पूछा। यानी कांता घबरा कर पूछ रही कि क्या कह रही हो तुम? और क्या कहूँ? कनक ने गर्दन झुका ली। यानी कनक ने गर्दन झुकाकर कहा कि और क्या कहूँ, ब्याह नहीं किया था, तुम उसी की पत्नी नहीं हो? कांता ने विस्मय और क्रोध दबाकर पूछा। यानी कांता कहती है कि तुमने ब्याह नहीं किया, तुम उनकी पत्नी नहीं हो, ऐसा उसको बता रही है। हूँ तो क्या करूँ, मर जाऊँ? यानी कनक कहती कि मैं उनकी पत्नी हूँ तो क्या मैं मर जाऊँ? क्या उसका दर्द सहकर, जो भी उसका अन्याय अत्याचार सहकर मैं मर जाऊँ? कनक ने फुंकार दबाने का यत्न कर कहा। यानी जो भी फुंकार कनक को रोना आ रहा था, वह उसको दबाने का प्रयत्न कर लगी। कांता ने कुछ सोचकर पूछा, ऐसी क्या बात है? कांता ने सोचकर पूछा कि ऐसी क्या बात है? बात कनक के मुंह से निकल गई थी तो बात पूरी करनी ही पड़ी। यानी बात जो है कनक के मुंह से निकल गई थी, तो कनक को पूरी बात बतानी पड़ी। विवाह तो किया तो प्रोस रखे लिया, कित दासी तो नहीं हूँ कि मेरा कोई अस्तित्व ही नहीं। यानी वह कनक कहती कि मैंने विवाह किया था, कोई रखेल नहीं थी या कोई दासी नहीं थी, मेरा भी कोई अस्तित्व है, मेरा ही कोई अधिकार है, मेरा ही कोई जीवन है। वह क्रोध की फुंकार वश नहीं कर सकी। यानी उसको क्रोध आ रहा था, और वह क्रोध को वश में न कर सकी। क्रोध पर वह विजय पा न सकी, और वह क्रोध उसका बाहर निकल आया। कांता कहीं पल सोच में मौन रह गई। उसने समझने
समझने के लिए पूछा। यानी कांता जो है पल भर सोच में डूब गई और सोच में डूबते हुए वह मौन सी रह गई, कुछ न बोली। और फिर समझाने के लिए, फिर क्या बात क्या हुई है समझने के लिए फिर उसने पूछ लिया, ऐसी क्या बात है, एक ही लड़की तो है, वह 4 साल की हो गई है। यानी वह कांता पूछती कि ऐसी क्या बात हुई है तुम दोनों में, एक ही तो लड़की है और तुम वह आप 4 साल की हो गई है। कनक ने सिर हिला हिला दिया। पर मैं नहीं चाहती तो मुझे क्यों परेशान किया जाए, परेशान करना हक बना लिया जाए। यानी कहती कि मैं चाहती नहीं हूँ, फिर भी मुझको क्यों परेशान किया जाए, या मुझको परेशान करना ही उन्होंने हक बना लिया है क्या। कांता ने अविश्वास प्रकट किया। इसमें परेशानी की क्या बात है, यानी कांता ने अविश्वास करते हुए कहा कि इसमें परेशानी की क्या बात है। और फिर सहानुभूति से पूछा, यानी फिर सहानुभूति से पूछा कांता ने कनक से, तुम्हें कोई तकलीफ तो नहीं है, तुमने किसी अच्छे डॉक्टर से राय ली है, यानी तुम्हें कोई यौन संबंध में कोई तकलीफ तो नहीं है, तुमने किसी अच्छे डॉक्टर से राय तो नहीं ली है, यानी किसी अच्छे डॉक्टर से मिली नहीं है। कनक विवश हो गई, कहना पड़ा, यानी कनक विवश हो गई और कहना पड़ा, मुझे क्या तकलीफ है, तकलीफ है तो उन्हीं को होगी, चाहे दिमाग में हो, चाहे मन में हो, या शरीर में हो। यानी कहती है कि मुझे क्या तकलीफ है, मुझे कुछ तकलीफ नहीं है, तकलीफ तो उन्हें है, यानी तकलीफ तो पूरी में है, चाहे दिमाग में हो या चाहे शरीर में हो, यानी वो तकलीफ उन्हें है, तकलीफ मुझे नहीं है। डॉक्टर को दिखाने की बात जो है वह उन्हें है। यानी यहाँ पर जो उपयुक्त यहाँ पर इस परेशानी की क्या बात हो सकती है, यानी वह इस परेशानी की क्या बात हुई, कांता ने जिस प्रकार सोचकर पूछा था इस परेशानी से क्या बात हुई थी, लेकिन वह परेशानी कनक की नहीं थी। वह कांता के प्रश्न का उत्तर देते हुए कनक कहती कि मुझे तकलीफ नहीं है, तकलीफ जो है उन्हें है, पूरी को है, उनके दिमाग में तकलीफ हो सकती है या उनके शरीर में हो सकती है। कनक के लिए अब कहे बिना चारा न था, यानी जो बात है वह कहे बिना चारा न था, कोई उपाय नहीं था। उनकी जिद पूरी करके सदा पछताना पड़ा है, अजीब सी हालत हो जाती है, अजीब अजीब नाटक करने लगते हैं। यानी वह कहती है कि जो पूरी की जो जिद है वह पूरी करने के बाद, उनकी जो जिद है उनकी पूरी करने के बाद, या वह जैसे कहते हैं उनके कहने पर चलने के बाद मुझे पछताना पड़ता है, अजीब सी हालात हो जाती है, अजीब सी समस्या उत्पन्न खड़ी हो जाती है, अजीब अजीब नाटक करते हैं, अजीब अजीब ढोंग करते हैं, पूरी एकदम नाराज और उदास हो जाते हैं। उसी खींच में कई बार बक दिया, उर्मिला ऐसी थी वैसी थी, तुम तो ऐसी हो वैसी हो, सिर के बाल नोचने लगते हैं। यानी वह कहते हैं कि बात पर नाराज हो जाती है और फिर खींच कर या गुस्से में बोलते थे कि उर्मिला तुमसे अच्छी थी, उर्मिला ऐसी करती थी, उर्मिला वैसी करती थी, ऐसे करते हुए गुस्से में बोल उठते हैं और फिर वह बाल नोचने लगते हैं। मुझे गाली दी, इतनी संकट इंसल्ट की, यानी वह पूरी ने कनक को गालियाँ दी और इंसल्ट की, यानी अपमान किया। कनक की आंसू भरी आंखें लाल हो गई, क्रोध में कह गई, फिर मर्दांगनी यानी कनक जो है पागल हो गई, गुस्से में लाल हुए और फिर कह गई, मर्दानगी पागल करने लगती है, यानी जो अंदर का जो पुरुषत्व है वह पागल करने लगती है। पति होने का हक दिखाना ज़रूरी हो जाता है, मैं यह सब कहे से सहती रहूँ मुझे नहीं होता। यानी जो भी वह पति जो है वह गुस्सा हो जाता है, कनक को गाली गलौज करता है, अपमान करता है, और वो उसको यानी पूरी को लगता है कि उसको गाली गलौज देना, उसका अपमान करना यही पति का धर्म होता है, और वह पति धर्म निभाने के लिए मुझ पर गुस्सा करते हैं और मैं कब तक सहूँ, मुझको आप सहा नहीं जाता। ऐसा वह अपनी बहन को, कनक अपनी बहन कांता को बता रही है। कांता की गर्दन झुक गई, मिनट भर डोडी हाथ में लिए सोचती रही, फिर सहानुभूति और संवेदना के स्वर में बोली, तुम्हें अपना घर छोड़ने की क्या ज़रूरत है, तुम अपने घर में रहो, इस तरह की बात मानने की ज़रूरत नहीं। यानी वह फिर सोच में डूब गई और सोच में डूबकर सोचने के बाद कांता कनक को बता रही कि तुम्हें अपना घर छोड़ने की ज़रूरत क्या थी, ज़रूरत नहीं है, तुम अपने घर में रहो, और इस तरह की जो बात है वह मानने ज़रूर नहीं, यानी वह जो बात है वह इतनी बड़ी नहीं है कि तुम घर छोड़कर आ जाओ। 5 साल कोशिश कर ली, जया के होने के पहले से
पर वह भी मानने को तैयार नहीं। यानी कहती कि मैंने 5 साल वहाँ रहने की कोशिश की, लेकिन जया होने से पहले, लेकिन अब मुझसे सहा नहीं जाता, आप तैयार नहीं। इस बात में पति पत्नी के स्वाभाविक संबंध की जिद है। यहाँ तक धमकी दी कि मैं अन्यत्र संबंध कर लूँ तो कुछ न कहना। कहना मैंने कह दिया, मुझे कुछ बताने की ज़रूरत नहीं है। 30 पर फिर परेशान करने से नहीं मान सकते। यानी वह कहती है, इतना नहीं, क्रोध में पुरी ने कहा था कि मैं अन्यत्र यानी कहीं बाहर संबंध रखूँगा, और कनक ने भी कह दिया था कि मुझको भी ज़रूरत नहीं है। ऐसा वह दोनों का झगड़ा हुआ था। कांता टोटी ठामे सोचती रही और बोली, यानी कांता सोच रही है क्योंकि यह झगड़ा मिटाने के लिए आई थी, और वो फिर सोच में बोल रही कि उन्हें कुछ कमज़ोरी या तकलीफ़ हो तो नहीं है। यानी वह कहती कि पूरी को कोई कमज़ोरी या तकलीफ़ तो नहीं है, यह मैं क्या जानूँ, मुझे ज़रूरत भी नहीं। यानी कनक कहती कि उनकी उनकी कमज़ोरी क्या है, उनकी तकलीफ़ क्या है, ये मैं क्या जानूँ। आप वह जानकर कोई मुझको ज़रूरत नहीं कि उनकी तकलीफ़ या उनकी कमज़ोरी जानने की। खैर, यह कैसे सह सकती हो, पर कन्नी रहना तो अपने घर में ही चाहिए। यानी वह कहती है कि खैर, यह कैसे सह सकती हो, पर कन्नी रहना तो अपने घर में ही चाहिए। इस तरह घर छोड़ जाने में तुम्हारी कितनी बदनामी है, दुनिया क्या कहेगी। यानी वह कहती है, कांता जो है, इस तरह घर छोड़कर जाने से तुम्हारी बदनामी होगी और लोग क्या कहेंगे, दुनिया क्या कहेगी। सबसे बड़ा सवाल हर एक इंसान के सामने अंतिमतः यह उत्पन्न होता है कि लोग क्या कहेंगे, समाज क्या कहेगा, दुनिया क्या कहेगी। कह तो रही हूँ 5 बरस कोशिश की है। यानी कनक कह रही कि मैंने 5 बरस कोशिश की है कि उसमें रहने की, खुद को समेटने की, लेकिन मुझसे अब हो नहीं सकता, मैं अब सह नहीं सकती। दुनिया क्या कहेगी, इसी ख्याल में अपनी मिट्टी खराब करती रही हूँ। यानी दुनिया क्या कहेगी, इसी साल में मैंने 5 साल तक वहाँ पर मेरे अस्तित्व खोकर ज़िंदगी जी है। ऐसी वहाँ कनक अपनी बहन कांता को बता रही है, मैं नहीं सह सकती। यानी आप मैं नहीं सह सकती, ऐसा कनक बता रही है। कांता क्या क्या कह सकती थी। कुछ देर चुप रहकर उसने पूछा, यह उर्मिला कौन है। यानी कांता जो है चुप रही और फिर चुप रहकर पूछ लिया कि यह उर्मिला कौन है। कनक ने पहली बार जालंधर पहुंचने का आंखों देखा हाल सुना दिया। कांता ने आंखें फाड़े, गाल पर उंगली रखे, सांस रोके सुनकर कनक को फटकारा। यानी वह जो है, वह जब कनक पहली बार दिल्ली से लखनऊ से जालंधर आई थी, और जालंधर आने के बाद फिर वह पहले सुबह सुबह उनके कमरे में गई, और फिर किस अवस्था में उसने उर्मिला और पुरी को देखा था, वह आंखों देखा हाल सुनाया। और वह सुनने के बाद उसकी बहन कांता जो है, वह कनक को फटकारने लगी, मीठे मुँह तेरा, फीटे मुँह तेरा, आंखों देखकर भी तू जीती मक्खी निकल गई। यानी तूने आंखों देखा, हाल देखा, और फिर भी तूने पूरी को अपनाया, और फिर तू वह निकल गई। इसी का परिणाम यह है। बड़ी समझदार, स्वाभिमानी बनती थी, तुझे कुछ भी ख्याल न आया। यानी तुझे कुछ भी ख्याल नहीं आया, ये ना उस अवस्था में तूने पूरी और कनक को, उर्मिला और पूरी को देखा, फिर भी तू तू वहीं पर रही, तुझे ख्याल नहीं आया। कनक की आंखों से आंसू झर रहे थे। होठ काट कर गहरे विश्वास से कहा। यानी कनक जो है, सुनकर उसके आंखों से आंसू बह रहे थे, वह रो रही थी, और उसने होठ अपने दांतों से काटा और विश्वास से कहा। उन्होंने रो रो कर ऐसी बातें बताई, दोष तो मेरा ही था। उस समय मैं उन पर अविश्वास कर नहीं सकती। यानी वह हमने देखा कि पहले कि पूरी जो है रो रो कर, गिड़गिड़ा कर वह समझा रहा था, और शायद जो इसी ख्याल से, जो इस उपन्यास का झूठा सच नाम है, इसी ख्याल से रखा होगा मेरे ख्याल से। और फिर उस पूरी ने जो रो रो कर, जो उर्मिला की हालत ठीक नहीं है, ऐसा वैसा वह रो कर, गिड़गिड़ा कर तारा कनक को मनाया, और फिर तारा भी उस पर विश्वास करने लगी, पूरी की बातों पर। कांता कनक को लौटने में असफल जालंधर लौटी। उसने नैयर को सब हाल बता दिया। यानी कांता जो है, वह भी कनक को समझाने में असफल हो गई, और उसको बिना लाए ही वह भी जालंधर अकेली लौट आई। और फिर लौट आने के बाद उसने अपने पति नैयर को कांता ने सब कुछ बात समझाई या बताई। नैयर स्थिति का रहस्य सुनकर चिंता से बोला, मुझे उनकी प्रकृतियों का भेद स्पष्ट दिखता था, इसलिए सोच लिया था कनक ने अपनी जिद जिद पूरी की है, पर अब उसका जीवन झगड़े झंझट में ही बीतेगा।
यानी कनक जो है नैयर जो है वह वकील था, इसलिए वह कहता है कि मैंने जो भी उन दोनों के अंदर जो प्रकृति है उसको मैंने पहले से स्पष्टता देखा था और स्पष्टता से कहले सोच लिया था। आप जो है कनक की जो ज़िंदगी है, सारा जो कनक का जो जीवन है, झगड़े झंझट में इसी अनबन में मिटेगा। हज़ारों का ऐसा ही बीतता है, यानी हज़ारों लोगों का ही जो जीवन है ऐसे ही अनबन में मिटता है। सुभद्रा का ही- सुभद सुभद्रा का भी यही हाल था, पर उसने परिस्थितियों को अनिवार्य समझकर अपने आप को ढाल लिया है। यानी सुभद्रा का भी ऐसा ही हाल हुआ था, लेकिन उसने परिस्थितियों को अनिवार्य समझकर अपने आप को ढाल लिया उस परिस्थिति में। लेकिन इस समय असहाय स्थिति का तो अनुमान नहीं था। हो सकता है उर्मिला की अतृप्ति चाह ने पुरी के मस्तिष्क पर ऐसा प्रभाव छोड़ दिया है कि उसे छीन लेने वाले वाले कारण के प्रति मस्तिष्क में गहरी घृणा बैठी है। यानी उर्मिला के साथ वह कुछ समय रहा, तो इसके कारण वह उसके मन में कनक के प्रति फिर घृणा उत्पन्न हुई और इसलिए वह खिंचता है, घृणा प्रकट करता है। पूरी कनक से बदला लेने के लिए ही ऐसा करता है, फिर अपने प्रति घृणा अनुभव करता है। यानी पूरी जो है कनक से बदला लेने के लिए ऐसा करता है और फिर उसको घृणा अनुभव उत्पन्न होती है। ऐसा नैयर जो है कनक को कांता को समझा रहा है। यह भी संभव हो सकता है कि कनक कदकाठ से पूरी की अपेक्षा अधिक स्वस्थ है। यानी कनक जो है पूरी से स्वस्थ है और जो भी उसकी काम तृप्ति है पूरी से होती नहीं है, ऐसा वह बता रहा है। पूरी दोनों में सामंजस्य न हो सकने से आत्मग्लानि और अपने पौरुष का अपमान समझता है। यानी पूरी जो है दोनों में जो असमंजस, यानी दोनों का जो रिश्ता है वह ठीक ढंग से न हो, इसलिए वह खुद के पुरुषत्व में अपमान समझता है और फिर चीज उठता है उस आत्मग्लानि और अपमान को धो देने के प्रयत्न में और अपमानित हो जाता है। यानी वो पूरी जो है वह खुद को बचाने के लिए, खुद का सम्मान बचाने के लिए वह खुद प्रयत्न करता है और फिर अपमानित हो जाता है। दोनों भिन्न प्रकृति के हैं, यह तो स्पष्ट दिखता है। दोनों जो है भिन्न प्रकृति के हैं। मैं एक बात यहाँ पर बताना चाहता हूँ कि केवल शरीर से शरीर मिलने से परिवार नहीं बनता। दोनों के स्वभाव मिलने चाहिए, दोनों के अंतर मन मिलना चाहिए, तब जाके संसार अच्छी तरह से होता है। इसी प्रकार जो दोनों की जो प्रकृति है वह भिन्न थी, अलग अलग थी। जिंदगी मनमुटाव में ही समाप्त हो जाए यह कुछ अच्छा नहीं है, परंतु दोनों की उपस्थिति भी तो एक दूसरे के लिए सहाय नहीं होगी। यानी ऐसे ही मन मिटाव में, यानी जो भी दोनों के अंदर जो भी वहाँ झगड़े की स्थिति है, जो भी अनबन है, वह ज़िंदगी, दोनों की भी ज़िंदगी ऐसे ही अनबन में समाप्त हो जाएगी, कटेगी। क्या मतलब? कांता ने चिंता से कहा। यानी कांता ने चिंता व्यक्त करती हुई कि इसका क्या मतलब है? यही कि यह घृणा तो पूरी और कनक को संतोष नहीं दे सकती। यानी यह जो दोनों के मन में जो घृणा है, यह दोनों को, यानी पूरी को भी और कनक को जीवन भर संतोष यानी आनंद या एक सुख नहीं दे सकती। घृणा कष्ट ही देती है। यानी घृणा जो होती है वह कष्ट ही देती है। घृणा को भूलने और संतोष पाने की इच्छा तो स्वाभाविक है। यानी घृणा को भूलने, यानी जो भी मन में क्रोध है, गुस्सा है, उसको भूलने और फिर संतोष पाने की इच्छा तो स्वाभाविक है। यानी जो भी मनमुटाव है, जो भी मतभेद है, उसको भूलकर फिर एक आनंद से या संतोष से जीवन जीना, यह एक स्वाभाविक बात है। यदि पूरी कहीं और उलझ गया या उर्मिला को ले आया तो इतना बवंडर खड़ा नहीं होगा, परंतु यदि वह कहीं और उलझ गई तो यानी वह कहता है कि अब इसमें पूरी जो है उर्मिला को ले आया और फिर दूसरा झगड़ा खड़ा है और उसने उर्मिला ने कहीं और मन लगा लिया गया, तो वैसा हुआ ही है। हमने देखा कि उर्मिला ने जो है शादी कर ली है। तुम क्या बका करते हो? अपनी लड़की बहन के लिए कोई ऐसा सोचता है? यानी वह तारा कहता है कि कनक जो है वह नहीं, कांता जो है अपने पति से कहती है कि तुम क्या बक रहे हो? अपनी बहन यानी कनक के बारे में तुम ऐसे करते हो। यानी वो कहता है कनक भी कहीं और मन लगा बैठे, तो फिर वह मुझे कनक के लिए सदा से ममता है, इसलिए यह सोच रहा हूँ। यानी नर कहता है कि मुझे कनक के प्रति सदा स्नेह रहा है, ममता है, इसलिए मैं यह सोच रहा हूँ। बेचारी बदकिस्मत है, उसके लिए ऐसी बात कहने की क्या ज़रूरत है? यानी कहती है, नायर कहता है कि वह जो है बदकिस्मत है, उसके लिए बारे में मैं ऐसी बात करने की क्या ज़रूरत है? हमारी बहन है तो
क्या हुआ है तो मानव शरीर, जो कुछ हमारे लिए स्वाभाविक है उसके लिए भी है। यदि वह दबकर आत्महनन कर सकती तो केवल सहानुभूति से दुखी होने हो लेने से काम चल जाता है। वह उग्र है, साहसी है, साहस के 2 कदम उठा चुकी है। कोई और ख्याल दिमाग में आ गया तो क्या दब जाएगी। मुझे तो स्वयं चिंता है कि तब हमारी क्या स्थिति होगी। सदा उसका विरोध ही करना होगा। यानी नैयर कहता है, समझाते हुए गंभीर स्वर में कहता है कि कनक जो है वो मेरी बहन के समान है, मेरे बहन के समान है। जैसे हमारी जब प्राकृतिक जो इच्छा होती है या प्राकृतिक जो भी स्वाभाविक होता है वह होता है, और वह दुख में वह दबा न सकी, तो वह मैं फिर से एक बार यहाँ पढ़ता हूँ। बेचारी बदकिस्मत है, उसके लिए ऐसी बात कहने की क्या ज़रूरत है। हमारी बहन है तो क्या हुआ। यानी वह कहता है कि मेरी बहन है कनक तो क्या हुआ, लेकिन वह भी एक मानव है, वह भी एक इंसान है, उसको भी इंसान बनकर जीना चाहिए। जो कुछ हमारे लिए स्वाभाविक है, जो कुछ आम व्यक्ति के लिए स्वाभाविक बात है, वह उसके लिए भी स्वाभाविक है, क्योंकि वह भी इंसान है। यदि वह दबकर आत्महनन, यानी दबकर वो जो भी उसका आत्महनन है, जो भी उसकी आत्मिक सहानुभूति है, उसको वह दबकर दुखी होने से काम चल जाता है। यानी जो भी उसके अंतर मन में जो भी उत्साह है उसको दबाकर वह दुखी हो जाती है, या दुखी होने से भी समय कट सकता है। वह उग्र है, साहसी है, साहस के 2 कदम उठा चुकी है। यानी जो कनक जो है जिद्दी है, साहसी, और वो साहस करके उसने कुछ कदम आगे बढ़ाया, 2 कदम आगे बढ़ाए तो कोई और ख्याल दिमाग में आ गया तो क्या दब जाएगी। यानी कोई और ख्याल दिमाग में आ गया तो वह दबेगी क्या, खुद को रोक पाएगी क्या। मुझे तो सोच चिंता है कि तब हमारी क्या स्थिति, यानी कुछ ने कुछ कदम उठाए तो फिर हमारी क्या स्थिति होगी, यानी हम पर क्या बीतेगी। ऐसा वह नैयर अपनी पत्नी कांता को बता रहा है। सदा उसका विरोध ही करना होगा, नहीं फिर कनक का विरोध ही करना होगा, ऐसा नैयर बता रहा है। कांता गहरा गहरा निश्वास लेकर मौन रह गई। यानी कांता जो है एक लंबा सा श्वास लेकर मौन रह गई। तो आज के वीडियो में इतना ही। मिलते हैं अगले वीडियो में। ऐसे ही लाइन टू लाइन, पंक्ति दर पंक्ति अध्ययन करने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, लाइक कीजिए और शेयर करना मत भूलिए। मिलते हैं अगले वीडियो में। धन्यवाद।